हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने विद्यार्थी 26 फरवरी को भूगोल का पेपर यानी जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सब जियोग्राफी में 95 अंक जरूर लाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर सीधा आप सभी को 26 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों के मॉडल पेपर इस चैनल पर हल कराने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2026 का ज्योग्राफी का पेपर है। पेपर कोड जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 850 NH है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर कोड आप सभी को 26 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होगा और आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए थोड़ा सा कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा हुआ है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, अगला है कि निर्देश करा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला निर्देश क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। ठीक है, क्राय प्रश्न 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विशिष्ट उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा निर्देश क्या कर रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम सब यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर UNEP, बी है यहाँ पर UNDP, सी है यहाँ पर UNICEF, डी है यहाँ पर UNESCO। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक की संस्थान जारी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में वाणिज्य पशुपालन किस देश में प्रचलित है। ऑप्शन है यहाँ पर भारत, चीन है, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूजीलैंड में क्या होता है कि पशुपालन होता है, अधिक कहा तो वाणिज्य की पशुपालन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी न्यूजीलैंड। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर IC सैम्पुल, बी है यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर, सी है यहाँ पर OH स्पेट, डी है यहाँ पर E हंटिंगटन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी IC सैम्पुल। ठीक है, IC सैम्पुल क्या है मेरा जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक था। ठीक है, अगला यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर रामपुर, बी है यहाँ पर तलचर, यहाँ पर सी है यहाँ पर पांडुर और डी है सिंगरौली। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली इसका जो है क्या राइट आंसर है। अगला यहाँ पर पांचवा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अंकलेश्वर तेल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर चेन्नई, बी है गुजरात, सी है कंटक और डी है यहाँ पर कोलकाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंकलेश्वर तेल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ वह स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष अपनाई गई थी। ऑप्शन है यहाँ पर वर्ष 2003 में, बी है वर्ष 2005 में, सी है वर्ष 2007 में और डी है वर्ष 2009 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो वो ऑप्शन नंबर है पहला, यानी 2003 में। ठीक है, 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई थी। ठीक है,
यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर मुस्लिम, बी है यहाँ पर सिख, और सी है यहाँ पर बौद्ध, और डी है यहाँ पर जैन। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी मुस्लिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या है, मुस्लिम। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 8वां वाला, कह रहा है कि भरमौर क्षेत्र को कब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सन 1964 ईस्वी में, बी है सन 1975 ईस्वी में, सी है सन 1984 ईस्वी में, और डी है यहाँ पर सन 1994 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला है, यानी 1964 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला राइट है। अभी आते हैं हम सब मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरी प्रश्न जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को 20 शब्दों में देना है, यानी 2 से 3 लाइन, 2 से यानी 1 से 2 लाइन में दे देना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर की नई संकल्पना क्या थी। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संवाद के बीच मध्यम वर्गीय नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसकी शॉर्ट लेते चलना है। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 10वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की 2 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को 2 प्रमुख समस्याएं। पहला है बेरोजगारी। ठीक है, पहला क्या है, बेरोजगारी, और यहाँ पर दूसरा है निर्धनता। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। सेम यही क्वेश्चन आप सभी को 26 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारवाही पशुओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि भारवाही पशु उन पशुओं को कहा जाता है जो कृषि कार्य करने के साथ बोझा या भार ढोने में भी कार्य करते हैं। ऐसे भारवाही पशुओं में जैसे बैल हो गया, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, गधा हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया इत्यादि, ये सब क्या होते हैं कि कृषि का कार्य करने के साथ साथ ये सब कार्य करते हैं, बोझा भी ढोते हैं, भार भी ढोते हैं। तो ऐसे पशुओं का कहता है भारवाही पशु कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को समझ कर करना है, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 12वां वाला कि अंकीय विभाजक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के अंतर को अंकीय विभाजक कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कराए कि स्वर्णिम चतुर्भुज शब्द की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि महानगरों के महामार्गों के को जोड़ने वाले मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़ने वाला मार्ग आर्थिक रूप से इस सड़क परियोजना का विशेष महत्व है। ठीक है, इस तरीके से इसका आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारक बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला यहाँ पर लिखेंगे कि विकास कार्यों में तेजी। दूसरा यहाँ है कि जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर तीव्रता से घटना होती है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण है। यहाँ पर दूसरा 15वां वाला क्वेश्चन है कि भारत के, तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कराए कि भारत के 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका कि भारत के 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर पश्चिम बंगाल और दूसरा यहाँ पर पंजाब। ठीक है, इन 2 राज्यों में चावल अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा अगला 16वां वाला क्वेश्चन है कराए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है।
इसका एक उपयोग भी बताइए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि भारत के उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है, अतः इसका उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। ठीक है, यानी जो मेरे पास जो बॉक्साइट होता है वो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ठीक है, जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का क्या है, एक भाग होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, एल्युमिनियम का निर्माण होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पाइपलाइन के परिवहन के साधन के रूप में किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन निम्नलिखित दृष्टिकोण से लाभप्रद है। ठीक है, पहला यहाँ पर लिखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन प्रणाली गैस एवं तरल पदार्थों की लंबी दूरी के परिवहन के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लिखेंगे कि पाइपलाइन प्रणाली द्वारा ठोस पदार्थों को घोल में बदलकर सुरक्षित रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा लिखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन द्वारा ऊर्जा की बचत होती है तथा इससे इसे समुद्री जल में भी बिछाया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पर 18वां वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक भूगोल एवं कृषि भूगोल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को 4 नंबर दिना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल के इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उपक्षेत्र जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और पर्यटन भूगोल तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखेंगे आप कि मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि से संबंधित विभिन्न पहलू जैसे फसल का उत्पादन, जल संसाधन, पशुपालन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कृषि भूगोल का वर्तमान समय में इतना महत्व है जितना प्राचीन काल में था। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना महत्व दिया जाता है। मानव विकास में स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के साथ साथ सार्थक जीवन मानव विकास का मुख्य तत्व है। ठीक है, सार्थक जीवन से तात्पर्य स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति कर स्वयं एवं समाज की विकास भागीदारी निभाने से है। ठीक है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि, जन कल्याण के स्तर से ऊंचा उठाना मानव विकास है, क्योंकि इसमें सभी गुणात्मक पक्ष शामिल होते हैं। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 20 वाला क्वेश्चन करा है कि मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे इसका कि मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ डालेंगे मिश्रित कृषि और एक तरफ लिखेंगे डेयरी कृषि। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सेम उसी तरीक़ों से आप सभी को क्वेश्चन को लिख कराना है। यदि आप इस तरीके से लिख कराते हैं तो आप सभी को 95 तक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह पर लिखेंगे मिश्रित कृषि और इस तरफ लिखेंगे डेयरी कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि में लिखेंगे कि इस कृषि में फसलों के साथ पशुओं का भी पालन किया जाता है, जबकि डेयरी कृषि में केवल पशु ही अधिक पाले जाते हैं। ठीक है, मिश्रित कृषि में लिखेंगे कि फसलों के खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है, जबकि डेयरी कृषि में पशुपालन, दूध एवं दूध उत्पाद, मांस, ऊन के लिए किया जाता है। ठीक है, मिश्रित में लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि इस प्रकार की कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि डेयरी कृषि इस प्रकार की जो खेती होती है वो नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट में की जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपसे इसका क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी का 21वां वाला, कह रहा है कि उपग्रह संचार ने किस प्रकार
संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि उपग्रह संचार ने निम्न प्रकार से संचार के क्षेत्र में क्रांति लाई है। पहला यहाँ लिखेंगे कि इससे एक साथ पृथ्वी के सभी भागों में सूचनाओं पर प्रसार का संभव हुआ है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे इससे मौसम संबंधित घटनाओं की भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे धूप, वर्षा, ओला। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे अधिक फायदा यह हुआ है कि इसने समय की बचत की है, जैसे मोबाइल, फैक्स आदि सूचनाओं को घर बैठे कुछ ही सेकंडों में पहुंचाना आसान हुआ है। ठीक है, कुछ ही सेकंडों में। ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का अगला क्वेश्चन 22 वाला है, कराए कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4.4 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर क्रमशः जैसे लखनऊ है गया, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज है। ठीक है। कुछ विगत वर्षों के जनसंख्या बढ़ रही है। 10 लाखी नगरों की विशेषता का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है। यहाँ पर देखिए कैसे। पहला यहाँ पर लिखेंगे कि शहरीकरण का तीव्र विकास जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कि रोजगार के अवसर का सृजन। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है कि आर्थिक क्षमताओं और रोजगार के अवसर की उपलब्धता। चौथा है कि गांवों से शहरों में लोगों का तीव्र पलायन। ठीक है। चौथा यहाँ पर कि मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि उचित का विकास हो रहा है। ठीक है। अब आता है आप सभी का यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप सभी को अपने से इसका खोज कर इसे क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेना है। इस पीडीएफ पर बताना इसका पॉसिबल नहीं था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप इसके साथ ले लीजिए। ठीक है। अगला यहाँ पर मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी सारे क्वेश्चन आप सभी को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को इसको तैयार करके जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में मिलेगा। इसका टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे बच्चों, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने चैनल अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगली वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पर चाहिए, किस विषय का पेपर चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। तो मेरे पास मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।